बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस। इसके चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर हम सीख रहे थे। आज की स्टोरी में हम क्वेश्चन नंबर डी और ई लॉन्ग क्वेश्चंस और स्ट्रक्चर क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पार्ट 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन हीट होना चाहिए, ठीक, एंड टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो हम जानते ही है कि आपने क्या करना है, हीट और टेम्परेचर को डिफाइन करना है मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है उसके हिसाब से। यकीनी बात है, टेम्परेचर जो कि हम आमतौर पर ज़ाहिरी जो चीज़ था वो था हॉटनेस और कूलनेस। आपने यहाँ पे वो नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, मॉलिक्यूल्स के हिसाब से आपने उसका डिफाइन कर देना है। ठीक, मतलब इन दोनों को फ़र्क को लिखते हुए आपने टेम्परेचर के काइनेटिक जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसको लिखना है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हीट का मतलब आप जानते ही है कि उसके ये क्या है, एनर्जी है, जो कि यकीनी बात है हमने सीखा था कि उसके अंदर जो कितना एनर्जी है, कितना जो हार्ट होते हैं ना वो कितना है, तो उसी को कहा जाता है। और इसी तरह अगर हम किसी भी बॉडी के अंदर देखेंगे तो एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कहा जाता है टेम्परेचर, यही है ना। तो यकीनी बात है हीट कितना हीट है, कितना हीट नहीं है, मतलब गर्म है या ठंड है, तो उसे टेम्परेचर कहा जाता है। लेकिन उसके अंदर जो मकदार में कितना मकदार में है उसे हीट कहा जाता है। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ बॉडी। तो उसके अमाउंट को कहा जाता है किसी भी बॉडी के अंदर, तो उसे हीट कहेंगे। और टेम्परेचर इज समथिंग दैट मेजर द इंटेंसली ऑफ हीट। तो हीट कितना है, तो यकीनी बात है हीट कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो होते हैं टेम्परेचर। हीट मेजर बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कंटेन बाय मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट। तो हीट को अगर आप देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को शो करते हैं हीट, है ना, मॉलिक्यूल्स के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे हिसाब से देखेंगे तो टेम्परेचर मेजर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो तो मॉलिक्यूल्स के, तो यकीनी बात है उससे ही हम टेम्परेचर कहेंगे, जो कि डिटेल में हम सीख कर आए हैं, है ना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर बट गैस आर नॉट। तो सॉलिड गुड कंडक्टर है, जो कि क्या करते हैं, हीट को जल्दी से आगे ट्रांसफर करते हैं, और गैस जो है वो नहीं है। एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन द बेसिस ऑफ के काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे आपने इसको एक्सप्लेन कर देनी है। तो आप जानते ही है कि जो सॉलिड जो चीज़ें हैं उसके पार्टिकल्स बहुत ही करीब होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, और गैस के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं बनिस्बत इसके। तो इसके लिए यकीनी बात है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो, तो यकीनन गैस के अंदर जो मूवमेंट है एक जगह से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस आप समझ लीजिएगा, ठीक, तो ये ज़्यादा है। तो यकीनी बात है ये ज़्यादा मूव तेज़ी के साथ कर पाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। ठीक, तो आंसर में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पार्टिकल्स इज इन सॉलिड ऑनली वाइब्रेट्स। तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो उसी पोजीशन पे रह के जहाँ पे है, बट डू नॉट लीव देयर पोजीशन। लेकिन वो क्या करते हैं, अपने पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं करेंगे। पार्टिकल्स इन गैस, जबकि पार्टिकल्स जो गैस में मौजूद होते हैं आर मोर फ्री टू मूव देन सॉलिड। तो सॉलिड की निस्बत वो यकीनी बात है एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करेंगे वो तो ज़्यादा यकीनन डिस्टेंस होंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, है ना। पार्टिकल्स इन गैस हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो यकीनी बात है लिक्विड और सॉलिड को अगर आप कंपेयर करेंगे इससे, तो इसमें क्या होंगे, गैस के अंदर जो है ना मॉलिक्यूल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ मूव कर पाएंगे, इसलिए इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होंगे। समझ गए, तो इसी को अपने आंसर में लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल है आपके पास, व्हाट इज कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या है, हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। तो जो हीट है वो कंडक्शन के थ्रू किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स जो है हीट को का जो गुड कंडक्टर क्यों है, ये उन्होंने कहा है। तो कंडक्टर हम जानते ही है कि एक जगह से दूसरी जगह अगर
हीट को ट्रांसफ़र होनी हो या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी हो हीट, तो जो लो आयरन जैसे जो चीज़ें हैं या जो मेटल्स वगैरह है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही करीब होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वाइब्रेट करते हैं तो यकीनन एक जगह से दूसरी जगह हीट इजीली ट्रांसफ़र होते हैं, है ना। तो इसी को कहा जाता है कंडक्शन। और हीट जो है कंडक्शन में किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, वाइब्रेट के थ्रू ही होंगे। तो मेटल्स क्यों गुड कंडक्टर है, तो इसीलिए ही है। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है, तो बुक में दिया हुआ है, इसी को टिक करते हैं, आप कॉपी कीजिएगा। ठीक, तो आंसर में आप लिखेंगे कंडक्शन इज द मेथड of transfer of heat from hot body to cold body by the vibration of particle। ठीक, तो हार्ट से जो है ना कोल्ड की तरफ, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ये हार्ट एरिया है और यहाँ से जो कोल्ड की तरफ वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे वो उन्होंने दिया हुआ है। कंडक्शन आल्सो टेक प्लेस फ्रॉम हॉट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू इट्स कोल्ड पार्ट्स। तो यकीनी बात है ये दोबारा आ चुके हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ लिखेंगे। फिर इन सॉलिड्स इट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो आपने देखा है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही करीब होते हैं। व्हेन वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज हीटेड देन पार्टिकल्स एट दैट एंड बिगिंस टू वाइब्रेट मोर एनर्जेटिकली। तो यकीनन यहाँ से जब आप गर्म करेंगे इसको या आग देंगे या किसी भी तरह से, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को वाइब्रेट करेंगे, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ वो कोलाइड भी करेंगे। फिर क्या होंगे, ये आगे ट्रांसफ़र होते जाएंगे और आगे मुंतकिल होंगे, एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफ़र होंगी। ठीक, वन एंड ऑफ मेटल रॉड इज हीटेड देन पार्टिकल्स एंड देन बिगिन टू वाइब्रेट मोर energetically they collide with neighboring particles and transfer a part of heat energy to them। तो यकीनन यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, ये इसको देते जाएंगे हीट, फिर ट्रांसफ़र होते होते आगे वो चला जाएगा। ठीक, इन दिस वे एनर्जी ट्रांसफ़र टू इट्स अदर एंड। तो ये इस तरह से एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ से यहाँ जो टिक किया है उसको आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आप ये भी लिख सकते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डू यू नो वाई। तो यहाँ पे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये लिखेंगे। इन मेटल्स दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोर फास्ट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू अदर पार्ट ऑफ द मेटल क्विकली। समझ गए। तो यहाँ से जल्दी से वो मेटल्स जो कि पार्ट 3 जो उन्होंने दिया हुआ था सवाल के, इसके आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक, तो ये डू यू नो वाई करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कॉपी कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, तो यही आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला है 4 सवाल है आपके पास, व्हाट इज़ कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या है, तो यकीनन कंडक्शन हमने सीखा, तो उसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को वाइब्रेट करके आगे हीट ट्रांसफ़र कर रहे थे। और इसी तरह कन्वेक्शन में अगर आप देखेंगे तो वो जो पार्टिकल्स है ना वो खुद मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फिर क्या होते हैं, पूरा जो है हीट वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, तो ये आपने याद रखनी है, हाउ ही इज़ ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। तो इसी तरह से ही वो ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है, तो ये भी बुक में दिया हुआ है, मैं टिक कर देता हूँ, आप कॉपी कीजिएगा। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कूल प्लेस इज नाउन एज कन्वेक्शन। तो जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने के बजाय वो खुद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होकर ट्रांसफ़र करे हीट को, तो उस तरह की जो हीट है इसे कहा जाएगा कन्वेक्शन। समझ गए। तो ये चीज़ आप लिखेंगे इसके आंसर में। इसके बाद कन्वेक्शन टेक प्लेस इन फ्लूइड, लिक्विड एंड गैस ओनली व्हेन कोल्ड वाटर इज हीटेड इन अ पॉट, देन वाटर टच द बॉटम ऑफ द पॉट फर्स्ट रिसीव हीट। तो यकीनी बात है, जब आप गर्म करते हो, घर में जब चीज़ें पकाने के लिए पानी को गर्म करेंगे तो हीट यहाँ से जो नीचे बैठे हुए जो पानी है उसको वो टच करेंगे, ये गर्म करेंगे, फिर ये जो हॉट है ये ऊपर जाके ना पूरा जो पॉट है उसको भी वो गर्म करते हैं, है ना। तो इसी को आपने आंसर में ये भी लिखना है, टच इन द बॉटम ऑफ द पॉट फर्स्ट रिसीव हीट इट एक्सपेंड एंड बिकम लेस डेंस होंगे, द कोल्ड वाटर डेंसर फ्लोस डाउनवर्ड एंड हॉट वाटर लाइटर रेस अप। तो आप जानते ही है कि अगर हॉट हो तो वो ऊपर उठते हैं, अगर कोल्ड हो तो वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से ना वो क्या जो नीचे हॉट है वो ऊपर जाके फिर पूरा जो उसके अंदर मौजूद जो पानी है उसको गर्म कर देते हैं ना। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड सर्कुलेटिंग फ्लो ऑफ वाटर इन एस्टेब्लिश कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, दिस विल वार्म द होल वाटर इन द पॉट। तो इस तरह से पूरे पॉट के अंदर, बर्तन के अंदर मौजूद जो पानी है उसको गर्म करेंगे। वी सी दैट दिस इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो ये एक्चुअल जो बॉडी है या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स है
वो मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से यहाँ पूरा देखिएगा, काफ़ी बेहतर रहेंगे, है ना। तो इसको आपने जो टिक किया है इसको आपने कॉपी कर देनी है, ठीक। इसके बाद अगला है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, तो इसको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में पार्ट 1 है आपके पास, यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन ए टेम्परेचर स्केल। तो आपसे कहा जाता है कि एक टेम्परेचर स्केल्स को डिज़ाइन करें, तो उन्होंने यहाँ पे आधा काम उन्होंने करके दिखाया हुआ है, तो इसी के बाकी जो काम है वो आपने यहाँ पे ही करने हैं, ठीक। तो इसको कॉपी में अच्छी तरह से खूबसूरत करके बना के फिर यहाँ पे कीजिएगा। लेट्स कॉल इट एटो, तो इसको आप एटो का नाम देंगे। टेम्परेचर स्केल विथ यूनिट सिंबल ए, तो उसका टेम्परेचर जो आप शो करेंगे वो है ए डिग्री सेंटीग्रेड, समझ गए। जिस तरह हमने ए डिग्री कहेंगे, सिर्फ ए सेंटीग्रेड नहीं होंगे, जिस तरह सेंटीग्रेड, केल्विन और फ़ारेनहाइट कहा था ना, तो इसी तरह ए करके आपने यहाँ पे शो कर देनी है एटो, समझ गए, एटो डिग्री। इसके बाद है इफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन इट इज 25, तो मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेजर करने के लिए कहा है वो है 25 डिग्री, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 1 to 5, तो बॉइलिंग पॉइंट जो उन्होंने कहा है 125 डिग्री बनाएं यहाँ पे। तो यकीनी बात है आपने क्या करना है, 25 डिग्री पे ये क्या होंगे, मेल्ट होंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे मेल्ट करके लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ मेजर किया है। तो इससे नीचे आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो 125, तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं 125 डिग्री, समझ गए। जो कि क्या होंगे, ड्रा एंड लेबल द डायग्राम, तो ड्रा कर देनी है इसको। विथ वैल्यू ऑन लोअर एंड अपर रेफरेंस पॉइंट, तो लोअर हमने देखा कि 0 डिग्री और 125 डिग्री हमने रखा है इसको। तो ये हो गए आपके पास आंसर। तो इसके लिए बीच में आपने यकीनन डिवीजन बनानी है। तो 25, तो यकीनी बात है 0 25, तो 50 75 50 75 और 100 होंगे ना, तो आपने इसको स्केल कर देनी है, ये लिख देना है, समझ गए। इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट आल्सो ड्रा ऑन द स्केल, तो यकीनी बात है हमने इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, 0 से 100, तो 25 से 125, तो उसका जो फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट, तो इसका डिवीजन कितना होंगे, 100 होंगे। तो आप इसके आंसर में 100 लिखेंगे। अगला है विच वन इज ग्रेटर 1 डिग्री ए और 1 डिग्री केल्विन, तो केल्विन ज़्यादा है या 1 डिग्री ए ज़्यादा है। तो यकीनन आप कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम देखेंगे, या जनरली जो हमारे पास होते हैं वो तो केल्विन का ही ज़्यादा होंगे ना, तो इसके लिए आप देख सकते हैं 1 केल्विन इज ग्रेटर करके आप आंसर में लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए आपके पास 1। तो सवाल है टू कंसिडर द एपरेटस शोन इन द फिगर, तो यहाँ पे कुछ आलात दिया हुआ है, इसको आपने कंसिडर कर देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 शक्ल उन्होंने दिया हुआ है। द मेटल बॉल कैन इजीली थ्रू द रिंग, पास हो सकते हैं इजीली थ्रू द रिंग, तो ये जो मेटल है ये आसानी के साथ यहाँ से गुजर सकते हैं, समझ गए, ये चीज़ उन्होंने खुद कहा है। तो बिफोर हीटिंग से पहले, तो यकीनी बात है जब आप हीट देंगे किसी भी सॉलिड चीज़ को, तो उसका जो स्फेयर हो या किसी भी शक्ल का हो, तो उसका साइज़ यकीनन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। फिर उसको अगर यहाँ से आगे भेजेंगे तो हो सकता है ये आगे ना निकले, है ना। तो ये चीज़ आपने यहाँ उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसको अच्छी तरह से समझना है। तो सवाल है आपके पास, तो सवाल है व्हेन मेटल बॉल इज हिटेड एंड वी ट्राई टू पास इट थ्रू द रिंग अगेन, हम इसको हीट देने के बाद दोबारा इसमें से आगे पास करने की कोशिश करेंगे, इट विल नॉट पास, तो क्या होंगे, वो पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, तो यकीनी बात है हमने सीखा कि अगर आप हीट देंगे तो वो एक्सपेंड होंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएंगे, जब साइज़ बढ़ेंगे तो उस वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होंगे, समझ गए। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। अगला है 3 वाटर इज बॉइलिंग इन अ पॉट, तो यहाँ पे वाटर बॉईल कर रहे हैं एज शोन इन द फिगर। आइडेंटिफाई विच लेटर ए बी सी इज रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो कंडक्शन कौन सा वाला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी सी, और इसके बाद कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो है ना वो बॉयल होके हवा के ज़रिए आगे हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आप रेडिएशन कहेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
रेडिएशन, समझ गए। और इसके बाद बी की अगर बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने सीखा था कि जो मेटल्स होते हैं वो आगे ट्रांसफ़र करेंगे हीट को बाय वाइब्रेट करके, है ना। तो आप यहाँ पे कंडक्ट को ये वाला यहाँ पे लिखना है कंडक्ट करके, ठीक। और सी में तो जाहिर बात है कन्वेक्शन ही होंगे, जो कि आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि जो पार्टिकल्स है ना वो खुद क्या करेंगे, इसको गर्म करने के बाद ये जो अंदर मौजूद वाटर है जो कि हमने अभी डिटेल में सीखा, तो इसी को आप याद रख के यहाँ पे लिख सकते हैं कन्वेक्शन में, समझ गए। इसके बाद अगला है बी है आपके पास, एक्सप्लेन हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टोव टू द बेस ऑफ पॉट। तो हमने अभी सीखा कि ये जो यहाँ से चूल्हे से पॉट की तरफ जो मुंतकिल हो रहे हैं हीट, तो इसको आपने एक्सप्लेन कर देनी है। तो ये किस तरह ट्रांसफ़र हुआ है, ये ट्रांसफ़र हुए हैं आपके पास कन्वेक्शन, जबकि अभी हमने सीखा, तो इसको आपने आंसर में लिखना है ना। इसके बाद अगला है एक्सप्लेन हाउ हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम स्टोव टू द बेस ऑफ पॉट। तो स्टोव से चूल्हे से बेस की तरफ ट्रांसफ़र हुए हैं जो हीट, वो किस तरह से हुए हैं। तो हमने अभी अच्छी तरह से सीखा है तीनों को, ये इन तीनों के आंसर्स को, तो आपने इनको यहाँ पे लिखना है, समझ गए। तो मैं अगर डायरेक्ट बताऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसे कन्वेक्शन हमने नाम दिया था, और जो एक्सप्लेन ट्रांसफ़र फ्रॉम वाटर से एयर की तरफ जो मुंतकिल हो तो उसे हमने नाम दिया था रेडिएशन था ना। रेडिएशन के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्लाट हैंडल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, विल इट गेट, तो प्लास्टिक यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र होंगे हीट, क्या होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किस तरह से होंगे ये आपने बतानी है। तो यकीनन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होंगे क्योंकि ये इंसुलेटर है, तो आप यहाँ पे नो करके क्यों में आप लिखेंगे कि ये इंसुलेटर है, समझ गए, इसलिए ये ट्रांसफ़र नहीं होंगे हीट, तो इसको आपने आंसर में लिखना है। अगला है आपके पास 4, तो 4 दिया हुआ है ए बिल्डिंग शोन इन द फिगर यू वांट टू थर्मली इंसुलेटेड। तो आप यकीनन इंसुलेट कर सकते हैं, इंसुलेट का मतलब जो हीट है वो अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो इस तरह की चीज़ आप इस यूज़ कर सकते हैं, है ना। यू वांट टू थर्मली इंसुलेटेड, तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह से इंसुलेट करें तो हाउ वुड यू इंसुलेट इट्स रूफ टॉप, तो रूफ के ऊपर आप यहाँ पे क्या चीज़ क्या काम करेंगे कि ये जो है इंसुलेटर में कन्वर्ट हो और अंदर हीट ट्रांसफ़र ना हो, है ना। तो यकीनी बात है आप या तो रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे यहाँ से यहाँ एक जगह से दूसरी जगह हीट मुंतकिल होने के लिए या ना हो या बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो इस तरह की एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो या तो आप रिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे या आप रिफ्लेक्टर ही होते हैं, इंसुलेशन में ही आते हैं, इंसुलेटर ही कहा जाता है, तो इंसुलेटर ही आप समझ लीजिएगा। तो आप इंसुलेटर यूज़ करके यहाँ से यहाँ हीट ट्रांसफ़र होने के लिए वक़्त ज़्यादा लगेंगे, तो यकीनन हीट ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इसके बाद अगला है बी व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू इंसुलेट इट फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर से आप क्या कर सकते हैं, तो हीट ट्रांसफ़र होने के लिए टाइम ज़्यादा लगे, तो यकीनी बात है आप इसकी जो मोटाई है उसको ज़्यादा करके, दीवार की जो मोटाई है ना उसको ज़्यादा करके आप यकीनन इंसुलेट कर सकते हैं, ताकि बाहर से अंदर हीट ट्रांसफ़र हो, वो यकीनन होते हैं, तो उसको कम करके रख सके। तो इस तरह से आपके रूम के अंदर क्या होंगे, हीट ट्रांसफ़र इतनी जल्दी नहीं होंगे। तो आजकल जो इंसुलेटिंग पैनल्स कहा जाता है वो यूज़ करते हैं, जो दीवार है उसके साथ इस तरह से अटैच करते हैं ताकि बाहर से हीट जो है ना वो ट्रांसफ़र ना हो या ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगे, समझ गए। तो ये आपने आंसर में लिखना है। अगला है 5, तो 5 है आपके पास ए बालून इज फिक्स्ड ऑन द माउथ ऑफ ए गिलास बोतल विच हैज़ ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो यकीनन आपने देखा यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, तो इसके अगर अंदर पानी मौजूद हो और हम उसके जो ढक्कन है या माउथ है उसके ऊपर अगर आप गुब्बारे को इस तरह से रखेंगे, फिक्स करेंगे, तो फिर व्हेन दिस ग्लास बॉटल इज प्लेस ऑन हॉट प्लेट बालून, तो इसको अगर आप हॉट करेंगे तो बालून इज़ इन्फ्लेटेड, तो यकीनन इसके अंदर जो है ना हवा भर जाएंगे और ये इसके यकीनन ये फूंक के ना ये बड़ा हो जाएंगे, जो कि पहले नहीं था, अब क्या हुए हैं उसके अंदर हवा भर चुके हैं। तो ये क्यों हुआ है आपने एक्सप्लेन कर देनी है, समझ गए। तो हमने बहुत कुछ सीखा है इसके बारे में, तो यकीनन आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को, वाटर को ही यहाँ पे लेते हैं, तो वाटर को अगर आप गर्म करेंगे तो यकीनन उसके पार्टिकल
पार्टिकल्स या जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। तो इस तरह से ना ये इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होंगे, जो कि वहाँ पे मौजूद ना होने की वजह से ये गुब्बारे की तरफ मुंतकिल होंगे। जब गुब्बारे की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह से फूंक के ना आपको बड़ा होके नज़र आएंगे। समझ गए? तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।